तो लास्ट टाइम पे, चलो अब ठीक है, लास्ट टाइम पे सारे जो पांचों इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टीज बताई गई थी वो सारी सब आप प्रूफ अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग लिख जाओगे। पांचों तो नहीं आएगा, उसमें से कोई एक पूछ सकते हो, खास करके दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथे पे आपका फोकस रहना चाहिए, दूसरा और चौथा वो पूछ सकते हैं। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को अब तक क्या क्या बताया जा चुका है। इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर उसको आगे कंटिन्यू किया गया तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द सेट जिसपे इक्विवेलेंस रिलेशन है, डिटरमाइंड बाय एलिमेंट। उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू किया गया तो कोसेंट, कोसेंट सेट, कोसेंट सेट। यहाँ तक बात पहुँची है, सबके एग्जाम्पल भी कर लिए। आज एक सबको एक उन तीनों चीज़ों को एक साथ देखोगे एक एग्जाम्पल में, तो आप जितना अब तक पढ़े हो सब आपका रिवाइज हो जाए। राइट डाउन द एग्जाम्पल। Let Z be the set of टीचर। थोड़ा आराम से पढ़ना, ठीक है? एकदम एक एक चीजें मेरे साथ ब्लैक बोर्ड तो जो भी है डिजिटल बोर्ड पे लगे रहना। Let Z be the set of integers, consider consider the congruence relation R। और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, अब आपको किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पता ना हो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है। कंसीडर द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आर ए बी फ्रॉम जेड क्रॉस जेड such that such that A is congruent to A is congruent to A is congruent to B मॉडुलो M। इसी रिलेशन को कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बोलते हैं। इसी रिलेशन को जेड लिए पे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आर लिए ऑन जेड, जेड पे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, कोष्टक के बाद लिखना ऑन जेड। वी हैव प्रूव दैट, हम प्रूव कर चुके हैं या दिखा चुके हैं ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एक तो इंडिविजुअली आपके क्वेश्चन पेपर में यही सवाल आता है कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाओ, तो आएगा तो वो दिखा ले जाओगे, वो आपका करवाया जा चुका है। अब यहाँ फिर से नहीं करना है, आप पहले ही दिखा चुके हो कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन जेड पे होता है। वी हैव प्रूव दैट आर इज एन बैलेंस बैलेंस रिलेशन ऑन जेड। जब इक्विवेलेंस रिलेशन आया इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लासेज मिलने लगेंगे जेड के एलिमेंट का, जेड के एलिमेंट से डिटरमाइंड होने वाले इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगे। और इक्विवेलेंस क्लास किसका होगा? जेड का, ठीक है। तो लेट ए बिलोंग्स टू जेड, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, मैं इसलिए इसको बार बार बताता हूँ कि कम से कम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में तो आपको समझ में आ जाएगा। देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जेड, सेट जेड का जिसपे इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जेड डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट ए, डिटरमाइंड बाय determined by determined by the element A, determined by A,
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जेड डिटरमाइंड बाय ए विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आर, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आर इज, आप इसको कैसे, फाइनली आपको मैं लिखवा दिया था कि इस जब कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लेते हो तो इक्विवेलेंस क्लास को बिग ब्रैकेट में न लिख करके ए बार लिखते हो, ए बार, ये मैं लिखवा चुका हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, सारी बातें आपके नोट्स में है। इक्विवेलेंस क्लास आपको जनरली आप बिग ब्रैकेट में लिखते हो, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है तो बार से लिखते हैं, ए बार, ए बार। और ए बार जो आया था जब आप उसको सॉल्व किए थे, ए बार मतलब ऐसे सारे इंटीजर्स जेड के, ऐसे सारे एलिमेंट जो इस ए से रिलेटेड हों, ये तो मतलब है इक्विवेलेंस क्लास की यही डिफिनीशन ही है, इस सारे जेड के, जिस जेड पे इक्विवेलेंस रिलेशन है उसके वे सारे एलिमेंट इकट्ठा करना है इसमें जो इस ए से रिलेटेड हों, जो इस ए से रिलेटेड हों। जब उसको पूरा सॉल्व किए थे तो वो किस टाइप का निकल के आया था आपका, ए प्लस एम टी टाइप, ए प्लस एम टी, जहाँ टी वैरी कर रहा था पूरे जेड पे, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू जेड, इसी टाइप का होगा एलिमेंट ए बार में। और इसको बोलते थे इज कॉल्ड, कभी तो नाम दे दिए थे हम लोग, इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से आ रहा है, इस इक्विवेलेंस क्लास को बोल देते थे कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ जेड, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ जेड डिटरमाइंड बाय ए विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आर, यानी इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में ए बार को जो इक्विवेलेंस क्लास आया आप कॉन्ग्रुएंस क्लास बोलोगे, कॉन्ग्रुएंस क्लास। रफली स्पीकिंग, प्रिसाइज नहीं है, रफली स्पीकिंग, रफली स्पीकिंग कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए बोल देते हो, रफली स्पीकिंग, है नहीं है तो इतना बड़ा, लेकिन रफली स्पीकिंग उसको शार्ट में बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए। अब आपको एक चीज बताया था कि अगर ए बार एक्चुअली जो ए प्लस एम टी है, इसमें यम से डिवाइड, ए बार में जो एलिमेंट आ रहा है इंटीजर, इसको अगर यम से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ए। तो ए बार इज नथिंग बट, ए बार इज नथिंग बट द सेट ऑफ congruence class of A, congruence class of A is nothing but the set of all integers उन सारे इंटीजर्स का कलेक्शन which leave remainder A when A is divided by when A नहीं, ये कैसे चलोगे, when the set of all integers which leaves remainder A when divided by m, यानी इंटीजर्स, जो इंटीजर्स उनको जब आप m से डिवाइड करोगे तो ये वो इस तरह के होंगे, वो इस तरह के होंगे, वो इस तरह के होंगे, इस तरह के, इस तरह के जो होंगे तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो इस तरह के दिखेंगे विच लीव रिमाइंडर ए व्हेन डिवाइडेड बाय m, व्हेन डिवाइडेड बाय m, वो आपको साफ साफ दिखता भी, m से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, बचेगा a, बचेगा रिमाइंडर a। अब एक मान लो, मैं बार बार कहता हूँ, अब कभी कभी और जिक्र किया होगा कि किसी भी नंबर को अगर आप मान लो 4 से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर को
थोड़ा अभी स्टॉप कर देना, लिखना यहाँ समझना। किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, नंबर मीन्स इंटीजर, किसी भी इंटीजर को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। इसके अलावा रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 1 4 आएगा, मान लो कि रिमाइंडर 4 आ गया तो फिर भाग चली जाएगी ना, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से शुरू होकर के जिससे भाग दे रहे हो उससे एक कम तक। जैसे 5 से किसी भी इंटीजर को 5 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3 4। अगर 7 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3 4 5 6, यही तो आएगा। ये इतनी बात तो आप बचपन से जानते हो, बाकी आपको आगे और पढ़ाया जाएगा डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड। इतना जान लो कि किसी नंबर से किसी इंटीजर को अगर डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 से लेकर के उस नंबर से एक कम तक आएगा, नंबर से एक कम तक आएगा, ठीक। इसका मतलब अगर आप यम से डिवाइड, यहाँ जो भी क्या लिखे हो, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच लीव रिमाइंडर ए व्हेन डिवाइडेड बाय एम। अगर किसी भी इंटीजर को यम से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक आएगा? यम एक नेचुरल नंबर है, रिमाइंडर किसी भी इंटीजर ए को यम से डिवाइड करोगे तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं? जैसा यहाँ बता रहे हो वही चीज़ तो वहाँ भी बताओगे। ऐसा सोचते हो कि कुछ बदल जाएगा क्या? जो ये है वही है, यम 4 की जगह की बार यम लिख दिया हूँ, तो 0 1 2 3 यम -1, यही तो रिमाइंडर आएंगे, ठीक है। अगर यम से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करोगे तो 0 से लेकर के एक कम तक रिमाइंडर आएगा, यम -1 तक रिमाइंडर आएगा। ये क्लियर यहाँ तक बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आपको बात समझ में आ रही तो आगे मेरा काम आसान हो जाएगा समझाना। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जेड। जब मैं ऐसा लिखता हूं इसका मतलब कोई भी इंटीजर ए है, जेड में इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स हैं, नेगेटिव हैं, जीरो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसमें से एक कुछ भी हो सकता है। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जेड, एलिमेंट ऑफ जेड। देन मैं लिख दे रहा हूं, अभी शब्द से आप परिचित नहीं हो, बाद में समझ जाओगे, ठीक है। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपको लेना नहीं है, जो आप कह रहे हो वही चीज़ है, बस उसका एक नाम है। मैं बीएससी जब पढ़ाता हूँ तो लोगों को आसान क्यों लगता है, मैं ये बताता हूँ कि फर्जीवाड़ा में इतना बड़ा बड़ा ये लोग नाम रखते हैं, होता कुछ नहीं है। जब मैं बीएससी करने आया था तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स लेमा, फलाना ढेकाना, हम सोचे ये सब क्या बकवासबाजी कर रहे हैं। ये तो कक्षा 4 में हमको जो भाग पढ़ाया गया था वही डिवीजन एल्गोरिदम है, ठीक है। वही डिवीजन एक ठीक पढ़ाते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम में क्या होता है, जो आप बचपन में महत्तम समापवर्तक निकालते हो ना, वही होता है, उसी को ये लोग हाई फाई में नहीं होता है। एक आदमी गंवई टाइप आदमी लगे अंग्रेजी बोलने, आके देखे है तो गंवई बोल रहा अंग्रेजी। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो बीएससी की चीज़ें उतनी कठिन नहीं है, तुम्हारे टीचर उसको हाइप कर देते, इतना बड़ा बड़ा नाम लेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड, ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड, ठीक है। फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन जेड। अब तुम घबरा जाते हो, ठीक है, घबरा जाते हो। तुमको मैं बताऊंगा वो सब तुम बचपन से करके आए हो। डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड मीन्स भाग देना, जो बचपन से आप जानते हो, जो भाग तुमको सिखाता ना तुम्हारा टीचर, वही डिवीजन एल्गोरिदम है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड, जब आप सिलेबस देखो लिखा होगा यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड, जो आप महत्तम समापवर्तक बचपन में निकालते हो ना, वही है। तो ये काम तो मैं कक्षा 2 में किया था, यहाँ आके बहुत हाइप मार रहे थे, ये ऐसे दो वाला चीज़ बता रहे हो और बता रहे हो कि नहीं ये ऐसी चीज़ बता रहा हूँ। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब पढ़ोगे उसमें कुछ भी नहीं होता है, गुणनखंड करना सीखते हो ना। जैसे अगर 20 दिया गया है तो आप ऐसे गुणनखंड करते हो ना, मुझे तो ज़्यादा याद भी नहीं रहता, बहुत दिन हो गया। 2 दूना 4, 5 20, यही तो गुणनखंड करते हो। यही है फंडामेंटल थ्योरम, जो गुणनखंड करना आप करते हो ना बचपन में, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आधा तो तुमको हाई फाई नाम लेके वो डरवा देते हैं, बदवम मुझे लगा ये चूतिया काट रहे हैं सब, ठीक है। ये तो कक्षा 2 में हमको पढ़ाया गया था, हमारे गुरुजी जो क्लास 2 वाले थे वही बताए थे। लेकिन यहाँ जब आता है टीचर ना, तो वो आज आपको बताने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब तुम सोचे कुछ बहुत बड़ी चीज़ है क्या, पहले से तुम नर्वस, ठीक है, कुछ बड़ी चीज़ है क्या? है कुछ नहीं, यही गुणनखंड। कोई भी इंटीजर जैसे हम लोग करते थे ना,
कोई भी दे देंगे, आप उसको ध्यान से देखोगे यही होगा 100, इसका फैक्टराइज कर दो, गुणनखंड फैक्टर करना, तो 2 दूना 4, पचे 20, पचे 100। यही जब आप देखोगे यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि कोई भी नंबर जो एक से बड़ा है या एक से बड़ा है, ठीक है, तो उसको कुछ प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। ये सब प्राइम है, 2 2 प्राइम है, 2 5 प्राइम है, कुछ प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। इतना ही है, मतलब वही तो है जो गुणनखंड में हम लोग करते हैं, उसी का यहाँ नाम रख दिया गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ जो लिखने जा रहा हूँ उसमें मत फंसना, है वही जो भाग देते हो बचपन में। तो जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये है बाय द डिवीजन एल्गोरिदम, देन बाय द डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड। आप समझना बचपन में जो हम भाग देते थे वही। भाग देते समय आपको 2 नंबर चाहिए, 2 इंटीजर चाहिए। जब आप भाग देते हो कि तो 2 नंबर चाहिए, दोनों सेम भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 2 चाहिए ना, ठीक है 2 चाहिए। एक तो आपका ए है ये है, और दूसरा आप यम ले लिए, दूसरा यम। ये जो यम आप पूरे वो में कॉन्ग्रुएंस क्लास में मॉडुलो यम लेके चल रहे हो ना, तो वही जो मॉडुलो यम लेके चल रहे हो वही यम है। तो एक तो ए हो गया, एक तो यम हो गया। इस यम से ए को जब डिवाइड करोगे, ए से जैसे मान लो आप लिखते हो ना 20 में, मान लो 20 में तुम 6 से भाग दिए, 6 से भाग दिए, तो आप इसको क्या लिखते हो, 6 त्रिक 18, 2 20। और इसको क्या बोलते हो आप लोग, हिंदी वाले बताए क्या बोलते हैं इसको, भाजक। और अंग्रेजी वाले ये सेंट जोसेफ वाले बताए भाई क्या बोलते हैं इसको, हुँ? भाजक को क्वेश्चन बोलते हैं। हमको अंग्रेजी वालों से बड़ा मजा आता है, ठीक है अंग्रेजी वाले बताएं। हमारे हमारे भाई ये सब बढ़िया बताए, अंग्रेजी मीडियम वाले बताएं इसको क्या बोलते हैं। डिवाइजर, डिवाइजर, ये 6 इज डिवाइजर। और इसको क्या बोलते हो, हिंदी मीडियम वाले तो भाज्य बोलते हैं, और इस अंग्रेजी मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। आई थिंक तुम राइट बोल रहे, डिवाइडेंट, ठीक है डिवाइडेंट। और जो ये होता है इसको क्या बोलते हो, भागफल। ये कोसेंट है, इसको सेंट जोसेफ वाले, ये कोसेंट है इसको बोलते हैं। और जो ठीक है, और जो ये है इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, तो शेषफल बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक, रिमाइंडर। और ये कोसेंट है, ये कोसेंट है। इसका मतलब आपको सिखाया गया होगा कि जो ये भाज्य है ना, तो भाज्य को लिख सकते हो, हाँ वही ना। और कसम से बता रहा हूँ वही डिवीजन एल्गोरिदम, मुझे बड़ी हंसी आई थी जब ये चूतिया बनाए थे हमको, ठीक है वही है, ठीक है वही डिवीजन एल्गोरिदम है, ठीक है। कुछ किए नहीं, इसी 20 को लिख दिए, 20 को लिख दिए, ठीक है। क्यू कोसेंट भाग जो भागफल है 3 × 6 + 2, 3 × 6 + 2, तो जिससे डिवाइड। अब ये क्या है कि अगर इसको तुम ए कह रहे हो और ये तुम्हारा बी, इसको बी कह दिए, और ये ए है, इसको जो कोसेंट उसका उसको क्यू से डिनोट कर दो, इसको आर से डिनोट कर दो, यानी इसको बी से डिनोट कर रहे हो 6 को, और 6 को बी से डिनोट कर रहे हो, 20 को ए से डिनोट कर रहे हो, 3 को क्यू से डिनोट कर रहे हो, 2 को आर से डिनोट कर रहे हो। तो ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या आपका दिखेगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो यही लिखवाएगा आपका टीचर, या मैं ही पढ़ाऊंगा, यही लिखवाऊंगा कि लेट ए बी इंटीजर है, जहाँ बी नॉन जीरो इंटीजर है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू आर, देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यही जो आप पढ़ते हो ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वही है, ठीक है। जहाँ वो बताता है कि जो आपका रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, जिससे डिवाइड कर रहे हो, इसी से तो डिवाइड कर रहे हो बी से, जैसे यहाँ 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 1 2 3 4 5। तो वो लिख देते हैं जो रिमाइंडर आपका आएगा 0 से बड़ा होगा, और जिससे डिवाइड कर रहा है उससे एक कम तक आएगा, उससे एक कम तक। यही आपका डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड है, और कुछ भी नहीं होता है डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड, ठीक है। बात समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट दिस। देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड,
तो एक तो इंटीजर आपके पास ए है और यम से डिवाइड करोगे, ए है और यम से डिवाइड करोगे, यानी बी की जगह यम है, बी की जगह यम है, तो आप लिख सकते हो ए इक्वल टू क्यू बी, ये तो लिखोगे क्यू बी, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हो यम से, क्यू तो बी से डिवाइड कर रहे हो तो क्यू बी, तो यम से डिवाइड कर रहे हो तो क्यू यम प्लस आर, ये तो लिखोगे ए इक्वल टू क्यू एम प्लस आर। तो डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड अप्लाई कर रहे हो किसके ऊपर, ए और यम के ऊपर, जहाँ यम को बी समझ रहे हो और ए है, यानी जिसे डिवाइड कर रहे हो वो यम है, ए इक्वल टू क्यू एम प्लस आर। और यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना जो ये क्यू और आर आता है, जैसे वहाँ भाग दिए थे 6 से 20 में, तो 3 आया था और 2 आया था क्यू और आर, क्यू 3 आया था आर 2, तो यूनिक आता, हमेशा यूनिक क्यू आर होगा, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक, बड़े आराम से हर चीज़ समझ के लिखना, देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर सच दैट बाय डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड, डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड कहता है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर, देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू, ये यूनिक होंगे, ऐसा नहीं है कि एक एक जैसे 6 और 20 लिए थे तो यूनिक आ रहा था, बदल नहीं रहा था, तो देयर इज यूनिक क्यू आर सच दैट ए इक्वल टू क्यू एम प्लस आर, वेयर आर कहाँ तक हो सकता है, वेयर आर कहाँ से कहाँ तक, पहली बात तो जीरो से जीरो हो सकता है, और जीरो से कहाँ तक जाएगा, हाँ, जितने हम -1 बार उन्हीं को समझ में आ रहा है, बाकी सब बकवासबाजी कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हो, यम से डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम तक, तो लेस आर इक्वल टू m-1, लेस आर इक्वल टू, इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, मेरा पानी कहाँ चला गया, जाओ पानी लेके आओ, चाय थी कि पानी थी, आप आर्बिट्रेरी इंटीजर कहाँ पे, वही पूछ लिए कि पूरी रामायण सुना लिया, सीता जी किसके पति थे, ठीक है, सीता जी किसके पति थे, ठीक है, रिमाइंडर यम से डिवाइड कर रहे हो तो एक कम तक हो सकता है, जैसे 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 तक हो सकता है, तो m-1 लिखा हो तो यहाँ इक्वल, अगर यहाँ यम लिखते ना यम, तब नहीं लिखते इक्वलिटी, ठीक है, ये सब थोड़ा समझो, एनालिसिस की ब्यूटीज हैं ये सब, और लिख के आ रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करो। तो अब जब आपका ये आ गया तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस आर इक्वल टू क्यू एम, कुछ है नहीं, उसी आर को इस साइड कर लिया, ए माइनस आर इक्वल टू क्यू एम, बाकी जो है वे, ये जो मैं ये लिखता हूँ ना सेमी कॉलन, ये वेयर के सेंस में यूज होता है, कभी कभी वेयर नहीं लिखूंगा तब भी सेमी कॉलन मतलब वेयर, तो कामा वेयर, और ये कॉपी पेस्ट करते रहना है, ये तो जो है ये तो पड़ा रहेगा, इसमें क्या छेड़छाड़ करना है, ये तो पड़ा ही रहेगा, बस कुछ किए नहीं ये, आर को इस साइड कर दिया, बाकी सब वही है, तो सब वैसे एज इट इज लिख लिया, दिस इम्प्लाइज ए माइनस आर जिसके बराबर है उसको यम डिवाइड कर रहा है ना, यम को तो यम काट रहा है ना, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यम से कट नहीं जाएगा ये, तो जब यम इसको डिवाइड कर रहा है और इसके बराबर ये है तो यम इसको भी डिवाइड करेगा, तो यम डिवाइड्स ए माइनस आर, क्योंकि यम इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसके बराबर है तो यम इसको भी डिवाइड करेगा, यम डिवाइड्स ए माइनस आर, वेयर के बाद ये कॉपी पेस्ट कोई छोड़ेगा नहीं, मैं भले ऐसे डाट डाट बना दे रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, एंड दिस इंप्लाइज अगर m डिवाइड्स a माइनस आर हो गया तो एज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडुलो m, एज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडुलो m, एज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडुलो m, बाकी सब आप कॉपी पेस्ट करते रहिएगा वेयर करके, इसका मतलब अगर एज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडुलो m है,
कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की डिफिनेशन से बताओ ए कामा आर कहाँ बिलोंग कर जाएगा? अगर कोई भी चीज किसी के कॉन्ग्रुएंट हो गई, ए बी आपका रिलेशन में कब आ रहा है? रिलेशन की डिफिनेशन बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। ए बी कब आर में आ रहा है? जब आपका ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम हो। ये इफ एंड ओनली, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत ए बी आर में आ जाएगा, और ए बी आर में है तो ऐसा भी होगा। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉडलो एम है, तो इसका ए कामा आर कहाँ आएगा? रिलेशन में आपके आ जाएगा। ए कामा आर बिलोंग्स टू कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आर वेयर वेयर, ये आप कॉपी पेस्ट करते रहिएगा। अब कल ही प्रूफ किया हूं, अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 में जाओ, दो एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास कब बराबर हो रहा था? जब दोनों रिलेशन में हो। याद करो, यही तो करवाए थे दूसरी प्रॉपर्टी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्विवेलेंस रिलेशन में आ जाए। ठीक है, आ जाए। तो यहाँ देखो, ए आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन में आ जा रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बराबर होगा किसके? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर। और मैं अभी आपको लिखवाया हूँ कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन के संदर्भ में आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए को बिग ब्रैकेट में न दिखा करके बार लगाते हो, बार लगाते हो। दैट इज नथिंग बट दैट इज ए बार, मतलब इसको ए बार से डिनोट कर देते हो, इक्वल टू आर बार। और ये वेयर आप कॉपी पेस्ट करते रहना, ठीक है? वेयर आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू m-1। कुछ भी एक्स्ट्रा आप अपने मन से नहीं लिखोगे और न कुछ भी छोड़ोगे। अभी बिगनर हो एनालिसिस में, धीरे धीरे अभी आप मेरे से लैंग्वेज सीखो, किसी चीज को कैसे लिखना है। ए बार इज इक्वल टू आर बार, वेयर अगर आर आप कह रहे हो कि 0 से लेकर के m-1 तक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? आर बिलोंग्स टू द सेट 0 1, बस उसी चीज को दूसरे तरीके से लिख दे रहा हूं। आप जो कह रहे हो कि आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू m-1, इसका मतलब आर आपका 0 से लेकर के m-1 तक हो सकता है। आर बिलोंग्स टू द सेट 0 1 2 डॉट 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 m-1, यही चीज है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। कोई भी इंटीजर उठा, अब थोड़ा ऊपर से जाके देखो अपने कॉपी में, ए आर्बिट्रेरी इंटीजर लिए थे, ए बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जेड, ये तो लेके चले थे, और उसका बार किसके बराबर आ जा रहा है? आर बार के। और आर क्या है? आर रिमाइंडर है जब आप ए को एम से डिवाइड कर रहे हो। तो दिस प्रूव्स दैट, जो इतना काम किए हो, दिस शोज दैट दिस शोज दैट दिस शोज दैट द कॉन्ग्रुएंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास को यहाँ कॉन्ग्रुएंस क्लास बोलते हैं ना, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए, और ए आर्बिट्रेरी इंटीजर है, ए आर्बिट्रेरी इंटीजर है, तो उसका कॉन्ग्रुएंस क्लास किसके बराबर आ जा रहा है? रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंस क्लास के बराबर। किस, रिमाइंडर मिल कैसे रहा है? जब m से a को डिवाइड कर रहे हो। इसी चीज को मैं लिखने जा रहा हूं अब। दिस शोज दैट कि द कॉन्ग्रुएंस क्लास of a, the congruence class of a is equal to the congruence class of r। ये तो देख रहे हो, ऑफ आर। और वेयर आर है क्या? वेयर आर इज रिमाइंडर, आर आपका शेषफल है। कब ये शेषफल आ रहा है? व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई एम, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई एम।
यही तो बात जो जो आप मैथमेटिकली देख रहे हो, यही तो कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, कि किसी भी इंटीजर, ए वाट एवर इंटीजर, कुछ भी जेड का एलिमेंट है, उसका कॉन्ग्रुएंस क्लास किसके बराबर आ जा रहा है? रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंस क्लास के। और वो रिमाइंडर कैसे मिल रहा है? जब आप यम से ए को डिवाइड कर रहे हो, जब आप यम से ए को डिवाइड कर रहे हो। तो देयरफॉर 10 ए बार जो होगा, ए बार वो आर बार के बराबर हो गया, और आर इतना ही हो सकता है, रिमाइंडर इतने ही तो हो सकते हैं। इसका मतलब ए बार बिलोंग्स टू 0 बार, 1 बार, 2 बार या -1 बार। यानी किसी भी इंटीजर का अगर बार निकालोगे, पूरा एक थोड़ा और क्लियर कट लिख लो, जिससे बाद में आपको 10 किसी का बार निकाल रहे हो, वो आर बार के बराबर आ रहा है, आर बार के बराबर आ रहा है, और आर की पॉसिबिलिटीज यही है, केवल 0, 1, 2 या -1। तो जब यहाँ बार लगाओगे तो अंदर भी तो बार लगा दोगे, अंदर भी बार लगा दोगे। इसका मतलब किसी भी इंटीजर का बार निकालोगे, आर बार के बराबर होगा, और आर बार इसी में से कुछ ना कुछ होगा, आर बार इसी में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक। अब इस चीज को जो आप लिखे हो ना, आप एक बार शुरू से पढ़ो यहाँ तक, फिर आपको मैं कोई चीज़ अब्स्ट्रैक्ट होती है ना, उसको कुछ एक आध एग्जाम्पल से, मैं यम खास ले ले रहा हूँ, खास वैल्यू किसी एक आध एग्जाम्पल से देखोगे कि हमारा क्या क्या ए बार किसके किसके बराबर हो सकता है, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लो। एनालिसिस या अलजेब्रा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रेक इनटू पीसेज, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, ठीक है। थोड़ा इतना पढ़े, इसको समझ लिए, फिर इतना पढ़े, इतना पढ़े, और ज़्यादा नहीं सोचना है, जितना बताया जाए उतना, ठीक है, जितना बताया जाए उतना। तो किसी भी इंटीजर का अगर आप बार निकाल रहे हो, कोई भी इंटीजर उसका बार निकाल रहे हो, अपने रिमाइंडर के बार के बराबर आ जा रहा है, अपने रिमाइंडर के बार के बराबर आ जा रहा है। एक बार शुरू से नीचे तक पढ़ लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, तभी आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अभी जो आप जनरल थ्योरी पढ़े हो, अब यम को मैं कुछ वैल्यू दे दे रहा हूँ, ठीक है। लेट यम इक्वल टू 5, यम इक्वल टू 5, यम इक्वल टू 5। अभी आपको जितना पढ़ा है ना सब दिखने लगेगा, लेट एम इक्वल टू 5। और आप जो इंटीजर देना चाह रहे हो मुझे दे दो, जो इंटीजर, आप अपने मन से इंटीजर फेंको मेरे पास कि मैं फलाना इंटीजर दे रहा हूँ। इंटीजर मतलब पूर्णांक हो, 1/2 मत देने लगना, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, जो आपका पसंदीदा नंबर हो आप मुझे फेंको। सर ये पकड़िए, 9, 9, वेरी गुड, ठीक, 9, 9, ये, अरे ठीक है, ठीक है। आज मैं खुश हूँ कि इंडिया वाले मारे ऑल आउट कर दिए ऑस्ट्रेलिया, आज मैं सुबह से बड़ा खुश हूँ। ऑस्ट्रेलिया को आज तहस नहस कर दिए, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। पहले सुबह सुबह देखा तो मैं दुखी हो गया, भारत का 7 विकेट गिर गया है। इन लोगों की कल बहुत लगातार क्लास थी, मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया जब भारत की बैटिंग देखा, सब एल राहुल कोहली सब आउट हो गए, ठीक है, सब आउट हो गए, ठीक है, सब आउट हो गए। एक तो विराट कोहली का इस समय हमें समझ में नहीं आ रहा क्या उसको हो गया है, ठीक है, पता नहीं, समझी नहीं, स्लिप कार्टन में उनका कैच हो जा रहा है, ठीक है। और रोहित शर्मा तो ऐसे भी दाल चावल खाता है, ठीक है, दाल चावल खाता है, ठीक है, रोहित शर्मा वैसे भी दाल चावल। तो मैं सुबह सुबह स्कोर कार्ड देख लिया, और मुझे 4 क्लास लगातार पढ़ानी थी, आदत वहीं डिस्टर्ब हो गया कि भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया में भी बेइज्जती करवाएंगे, अभी न्यूजीलैंड वाले हरा के गए हैं, वहाँ भी बेइज्जती करवाएंगे। और मैं बहुत इमोशनल हूँ मैच को लेकर के, यकीन मानो मुझे जिस दिन भारत मैच हारता नींद नहीं आती है। मेरे कुछ इंटरेस्ट हैं, मेरे इंटरेस्ट है, जैसे तुम सोचते हो कि ना, मेरा, मैं अपने लड़कों को बताता हूँ ना, मेरा जीवन 3 नियम पे चलता है, 3 नियम पे चलता है, इसके अलावा मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है।
एक और है लेकिन वो बताऊंगा नहीं, नहीं तो तुम मेरे कैरेक्टर पे शक करने लगोगे तुम लोग, ठीक है। बताऊंगा तो कैरेक्टर पे शक करने लगोगे, ठीक है। अब बता ही देता हूँ, तुम लोग अपने लोग हो, ठीक है, ठीक है। तो मैं हटा दे रहा हूँ उसको, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप लोग समझ गए होंगे, समझदार आदमी समझ गए होंगे। तो तीन नियम पे मेरी जिंदगी चलती है, ठीक है। एक, सबसे नंबर एक पे आता है मैच, क्रिकेट मैच, ठीक, और किसी मैच का मतलब मैच। दूसरे नंबर पे आता है मूवी। मैं बहुत शौकीन हूँ मूवी का, हर सैटरडे संडे पीवीआर पहले मिला करता था, लेकिन जब से एसीसी ज्वाइन कर लिया अब खत्म हो गया सब, ठीक है। इतना थका देते कि 2 दिन सोने में चला जाता है, 2 दिन सोने में चला जाता है। नहीं तो मैं हर सैटरडे संडे कभी ऐसा मतलब पहुंचा ही पहुंचा रहता था, ठीक है, वहाँ पे। और तीसरा मैथमेटिक्स है, तीसरा मैथमेटिक्स है। मेरे सर कहते हैं अगर तुम्हारा ये पहला होता तो तुम क्या कर देते, ठीक है, तुम क्या कर देते। अगर तीसरे पे तुम्हारा ये है और हम लोगों का एक बार दिमाग खट्टा कर देते हो, ठीक है, एक बार दिमाग खट्टा कर देते हो, जबकि हमारा लड़का तुम्हारे लड़के तुम्हारे उम्र का है, और जब तुम पूछते हो तो एक बार हमको भी सोचना पड़ता है, यार क्या पूछ लिया ये, ठीक है, क्या पूछ लिया। तो अगर ये पहले नंबर पे होता, वो सर जानते हैं, ठीक है, मैथ मूवी मैथमेटिक्स, क्योंकि सर और हम दोस्त हैं, लोग सारी बातें सर मैं बता देता हूँ, दीज आर माई गर्लफ्रेंड्स, ठीक है। तो वो कहते भी इस उम्र में नहीं करोगे तो कब करोगे। मेरे सर से मिले हो कभी? नहीं मिलोगे, बहुत ओपन माइंडेड हैं, बहुत ओपन माइंडेड हैं। तो वो बहुत ओपन माइंडेड है। वो अपनी भी कहानी एक बार ऐसे बता दी हमको, ठीक है, हमें फ्लो फ्लो में मैं बताया, उनको भी रहा नहीं गया, ताव में वो भी बता दिया। थोड़ी देर बाद उनको लगा यार क्या हो गया, मैं बताया मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं सर्विस, यार वो जो मैं बताया था वो उतना सही नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ है, थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है। क्योंकि हम लोग रिसर्च करते रहते, दिन भर में साथ बैठे रहते थे चैम्बर में, कुछ बात दिन भर पढ़ाई थोड़ी ना होगी, कुछ बातचीत हो रही है, और मैं थोड़ा ऐसे बोल देता हूँ, ऐसे अपने लड़कों से भी मैं उगलवा लेता हूँ, ऐसे बताते 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 थोड़ा इमोशनली अटैच हुए, वो सारी कहानी खोल के रख देते हैं, सारी कहानी खोल के रख देते हैं। अरे सर क्या बताएं, इसके पहले मैं बहुत होनहार था, ठीक है, बहुत होनहार था, बहुत होनहार था, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 3 नियम पे ज़िंदगी चलती है, जैसे उसमें शराबी मूवी में अमिताभ बच्चन बोलता है ना, मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी का तंबू 3 बम्बू पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है। वैसे ये, इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं। तो मैच अगर भारत खराब खेलता है तो सही बताओ, जिस दिन हारता है ना उस दिन मुझे रात भर दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, क्वाइट इमोशनल अबाउट मैच। नहीं नहीं, तुम लोग किताबी कीड़ा हो, तुम लोग ठीक है, तुम लोग जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ठीक है। कैसा लगा था, कैसा लगा था, रोया था मैं, ठीक है, रोया था जब 2023 का वर्ल्ड कप हारा था भारत ने, सारे मैचेस भारत जीत गया, लास्ट हार गया। और मुझे ज्यादा दुख अपने से ज्यादा रोहित शर्मा को लेके हो रहा था, रोहित शर्मा को, मैं तो आधा तो रोया था उसकी वजह से, ठीक है, रोहित शर्मा की वजह से। नहीं नहीं, चला था, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि रोहित शर्मा चला नहीं था। रोहित शर्मा जब तक था भारत का 80 रन बना था 10 ओवर में, ये इसी तब से मुझे इससे नफरत हुई ना, ये आया मारा सब रन रेट उसके साथ। अब विराट कोहली को मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि तुम लोग बहुत इमोशनल हो उससे, लेकिन गलती उस दिन उनकी भी थी। साथ में ये दोनों लोग मिल करके 10 से 40 ओवर के बीच में, अब ये इन लोगों का इतना बड़ा नाम है, कोई कुछ बोलता नहीं है ना, लेकिन सबको तकलीफ पहुंचाए थे उस दिन। 10 से 40 के बीच में इन्होंने रन रेट को ऑलमोस्ट 3 के करीब लेके चले थे, 3। आने वाले प्लेयरों पे इतना दबाव बनाना, इतना दबाव बना, पता नहीं इससे गड़बड़ी हुई, लेकिन इससे कैसे मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे नहीं समझ में आता। वो वो वर्ल्ड कप भारत का था, ठीक है, भारत का। और रोहित शर्मा अपने आंसू छुपा नहीं पाया, जब वो ग्राउंड से जाता है रोते हुए जाता है, ठीक है, रोते हुए जाता है। मुझे लगता है ये तो मान लो अभी नौसिखिया है, लेकिन इनके पास अगर MS धोनी से कोई गलती होती तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, कि ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। विराट कोहली इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क, इससे कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, जबकि ये 40 ओवर तक खेला था विराट कोहली, 30 के बाद आउट हुआ था, 30 और 40 के बीच में आउट हुआ था। उसके बाद भारत का रन रेट इतना खराब कैसे था, कैसे खराब था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुखी तो किए थे ये लोग उस दिन। हाँ, नहीं नहीं, मैं बहुत एक चीज़ जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ कुछ तो चमत्कार होगा। हारने वाला मैच भी 2023 का पूरा देखा था कि ट्रेविस हेड आउट हो जाता,
कुमार शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब मना दिया मैं, ठीक है, मना दिया कि कैसे ट्रेविस हेड आउट, क्योंकि मोहम्मद शमी 3 विकेट निकाल दिया था शुरू में, तो मुझे लगा था कि अगर ट्रेविस हेड आउट हो जाता तो मैच अभी भी भारत जीत सकता था। तो हम तुम अगर हमारी बचपना से, मेरे अंदर बहुत चाइल्डिश नेचर है, मैं अपने पूरे कॉपी में स्यू स्यू लिखता रह गया, ठीक है, ठीक है। हर बाल पे ये लिखता था कि किसी में तो ट्रेविस हेड आउट हो जाए, बेवकूफ़ कहीं का आउट नहीं हुआ, ठीक है, आउट नहीं हुआ, ठीक है, हार गया भारत, ठीक है, हार गया। तो थोड़ा होता है, किसी किसी की कोई कोई कमजोरी होती है, तो मेरी मैच है। तो यम इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू 99 दिया गया है। एक्चुअल में जब आप ए बार निकालोगे 99 बार, तो जो आप समझे हो के हिसाब से क्या होगा, ए तो आप ही से तो पूछा हूँ कि कोई एम हमने अब की बार ले लिया एम, ये मैं ले लिया हूँ एम इक्वल टू 5। अब आपसे बोला हूँ आप कोई इंटीजर दो मुझको, तो उसने दिया 99। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ए बार क्या होगा जब एम 5 है, ए बार क्या होगा जब एम 5 है। तो आप अभी तो सीखे हो ऊपर, यम यम से डिवाइड करोगे 99 को, यम से डिवाइड करोगे 99 को, और यम आपका 5 है, तो 5 से डिवाइड करोगे 99 को, जो रिमाइंडर आएगा उसके बराबर। तो 5 से डिवाइड करो 99 को, 5 को 99, 5 से डिवाइड करो 99 को, तो आई थिंक 4 आएगा, ठीक है, 4 बार। तो 99 बार इज इक्वल टू 4 बार। कोई भी इंटीजर दोगे ना, कोई भी इंटीजर दोगे, अगर यम 5 है तो इसी में से किसी के बराबर आएगा, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, इसी में से किसी के बराबर आएगा। एकदम तय बात, ऊपर थ्योरी कह रही है, थ्योरी प्रूव कर रही है कि कोई भी इंटीजर दोगे, अगर यम आप 5 ले लिए हो, तो किसी भी इंटीजर का बार निकालोगे तो इन्हीं में से किसी के बराबर होगा, इन्हीं में से किसी का बराबर होगा। जैसे सपोज मान लो आप 123 ले लिए, 123 इंटीजर है ना, इसका बार निकालोगे तो अपने रिमाइंडर के बार के बराबर होगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 बार। तो देखो इसी में से 1 के बराबर आया, ठीक है। अब निगेटिव में आ जाते हैं, निगेटिव वाला आपको बहुत तकलीफ करता है। -25 का बार क्या आएगा, अच्छा छोड़ो, ये बहुत आसान दे दिया, ठीक, तो कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है। -22 का बार क्या आएगा, -22 का, तुक्का नहीं, तुक्का बता रहे हो ना, ठीक है। तो -22 को आप पहले तो, आपको सिखाया क्या गया है, -22 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसी के तो बार के बराबर होगा। तो 5, अब हमको डिवाइड करना है 5 से -22 को, 5 से माइनस, अब ऐसी भाग थोड़ा बचपन में हम लोग नहीं किए हैं जहाँ माइनस माइनस आ जाता है। 5 से डिवाइड करना है -22 को। अब आप लोग शांत रहना, ये गो टू माई गर्ल्स, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, बताना, रिया, रिया क्या आएगा, कितनी बार भाग ले जाओगी, 4 बार, हाँ 4 बार, क्योंकि आपको सिखाया गया है भाग वहां तक ले जाते हैं जहां से ज़्यादा न होने पाए, जहां से ज़्यादा न होने पाए। यू आर राइट, 4 बार, ठीक है। अच्छा 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, अगर 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, बार नहीं रिमाइंडर में पूछ रहा हूँ सिर्फ, क्या होगा, यही तो हो सकता है, यही रिमाइंडर, अगर किसी को भी 5 से डिवाइड करो तो यही पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर की। अब आप कह रही हो 4 बार आप भाग ले जाइए, ले जाऊं, 4 बार ले गया, तो 5 चौक का 20। अब भाग में शायद मुझे बहुत दिन हुआ पढ़े, तो भाग में क्या होते हैं, आप घटाते हो ना, अब घटाया क्या आया, आया इसमें से कुछ, आया इसमें से कुछ, अब कैसी बात, भाग तो गड़बड़, ठीक है, भाग तो गड़बड़ हो गई आपकी, ठीक है। अब बताओ, यही मैं कहता हूँ ना कि मतलब डिवीजन एल्गोरिदम समझना बड़ी भारी बात है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम लोग, ये आपको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर हमारा इसके बीच में होना चाहिए। हाँ तो ये प्लस है ना, जब आप 5 चौक का 20 कर रही हो, हाँ, -4 से भी कर देता हूँ, जो तुम करवाओ मैं करूँगा, देखो। अब ये कह रहे हैं -4 से कर दी, -4, तो यहाँ -20 आ गया। अब घटाओगे तो क्या आएगा आपका, -2, फिर तो गड़बड़ हो जा रहा है, फिर तो गड़बड़ हो जा रहा है, -2। अब आप ही बोली हो कि रिमाइंडर इसी के बीच में रहना चाहिए, आपका -2 आ जा रहा है, दिक्कत हो रही है ना। दिस इज द ब्यूटी, इसीलिए मैं कहता हूँ दीपिका पादुकोण भी उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी अपनी एनालिसिस है।
दीपिका पादुकोण भी उतनी खूबसूरत नहीं जितनी एनालिसिस है। वंस यू सी द ब्यूटी ऑफ एनालिसिस, वाकई में लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। वह यार सारा मज़ा तो इसमें है, कब टाइम मिले कब फुर्सत मिले मैं इसे करूँ। कोई कभी जब तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा ना, कोई तुमसे 2 मिनट बात करेगा, तुम सोचे कब ये जाए यार, आदमी समय बर्बाद कर रहा है मेरा, कब ये जाए, कब ये जाए यहाँ से। अब बताओ, अभी क्या पड़ जा रहा है जब -4 कर रहे हैं। पहुँचा तो तुमको दूंगा वहाँ तक, अब बताओ क्या करोगे। जब मैं कहता हूँ रिया को बताना है तो श्वेता आप भी बता सकती हो, ठीक। हाँ -5, -5 से अगर कर दिया जाए, -5 बार अगर आप भाग ले जा रहे हो तो आपका क्या आएगा, -25। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ज़्यादा हो गया, अब इस रेंज में आ गया आपका रिमाइंडर। इसका मतलब जब निगेटिव से भाग देते हो तो एक बार ज़्यादा ले जाओगे, जो आपको गलत सिखाया गया वो पॉजिटिव केस में की आप वहाँ तक ले जाओगे कि ज़्यादा न होने पाए। निगेटिव के केस में आपको एक बार ज़्यादा ले जाना है विथ माइनस साइन, तो -5 टाइम्स जब जो ले जाओगे तो आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा, जो इसके इस रेंज में है, ठीक है। ठीक, अब पहलवान बताएगा अपना। बताओ कितनी बार भाग ले जाओगे। हाँ अब ठीक, -7, -7, तो फिर आपका -49 और प्लस करोगे तो 2 आ जाएगा, उस रेंज में आ जाएगा। इसका मतलब जब निगेटिव में भाग दे रहे हो तो जो आप हाई प्राइमरी लेवल तक सीखे हो उससे एक बार ज़्यादा, वैसे करते तो अगर यहाँ माइनस न होता तो 5 बार ले जाते हो, ठीक है। अरे 6 बार, अगर माइनस न होता तो 6 बार ले जाते, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं होना। लेकिन जब निगेटिव -47 लिख दिया है तो एक बार ज़्यादा ले जाओगे -7, तब आपका जो रिमाइंडर है वो इस रेंज में आएगा, ठीक है। तो -7 बार भाग जाएगी। इसका मतलब -22 बार किसके बराबर हो गया, 3 बार के, 3 बार के बराबर हो गया। तो कोई भी इंटीजर दिया, अब आपसे मैं पूछूं, अब आपसे मैं पूछूं -69 बार किसके बराबर होगा। यम 5 है, यम 5 है, -69 बार। तो आप कितनी बार ले जाओगे, एक ज़्यादा बार ले जाओगे, दैट इज 1 बार। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, दैट इज 1 बार, ठीक है। अब आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, ये भागोक देने से भी छुट्टी पा जाओगे। जब निगेटिव हो ना, आप 5 के मल्टीपल जोड़ो ऐसे जब तक कि आपका पॉजिटिव ना आ जाए। 5 के मल्टीपल जोड़ो तब तक जब तक कि आपका पॉजिटिव ना आ जाए। जैसे 5 का मल्टीपल अगर 13 तक जोड़ोगे, 13 तक जोड़ोगे तो 13 5 65 निगेटिव आता रहेगा। -69 + 65 -4 ही तो आएगा, ठीक है। जब आप 5 का मल्टीपल आप जोड़ते रहोगे 14 बार करोगे, ठीक है, तो आपका 70 आ जाएगा। आप फिर जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, माइनस माइनस बार ले जाओगे, -70 तो +70 हो जाएगा और फिर 1 बार हो जाएगा। तो आप कुछ करना नहीं है, जब भी ऐसा निगेटिव आए तो इसके आप क्या करना कि इसमें आप 14 का मल्टीपल जोड़ना, 14 का मल्टीपल जोड़ना जो 69 से ज़्यादा हो। 14 ये प्लस लिखना था, सॉरी, ठीक है, प्लस 14 × 5, ठीक, 14 × 5। अब जब आप करोगे, ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव पहुंचना है आपको, तो 14 × 5। अब जब आपका 14 तो आपका 70 में से 69 जाएगा, एक बार आ जाएगा। जैसे इसमें आपको पहुंचना था -22 बार में, तो आप -22 में क्या जोड़ोगे, 5 का ऐसा मल्टीपल जोड़ते जाओगे जब तक कि 5 का कि इससे जब पॉजिटिव आए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 × 5, 5 × 5, दैट इज 3 बार, दैट इज 3 बार। तो ये मैं बताया, जो भाग दे के कंफर्टेबल हो भाग दे के कर ले, नहीं तो जिसको ये अच्छा लग रहा हो तो आप 5 के मल्टीपल जोड़ते जाओ जिससे आपका पॉजिटिव आ जाए वहाँ तक, जिससे अब आप कहोगे 6 का भी मल्टीपल जोड़ने पे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो वो पहला वाला जो पॉजिटिव कर रहा है, पहला आपको चाहिए जो पॉजिटिव कर रहा है वो, तो 5 ही वो पहला है जो इसको पॉजिटिव कर दे रहा है। 6 पे भी आएगा पॉजिटिव, लेकिन पहला वाला चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ जाए। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। ये सब मैं इसलिए बताता हूँ कि बहुत लोग अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं और ये सब सवालों का जवाब दे नहीं पाते जब उनसे पूछा जाता है।
वो रटे रहते हैं कि ए बार इक्वल टू आर बार, ए बार इक्वल टू आर बार, आर बार आर बार आर बार, फिर बार बार हो जाता है उनका, ठीक है। लेकिन ये है कि जब कोई यम दे के पूछ देता तो फिर बता नहीं पाते हो, फिर बता नहीं पाते हो। तो इस बात से तय हुआ कि कोई भी अब अपने जनरल थ्योरी में आओ, थोड़ा मैं नीचे करता हूं, कि किसी भी इंटीजर का बार लोगे, ठीक है, तो इन्हीं में से एक के बराबर होगा, ये तय बात हो गई। किसी भी इंटीजर का बार लोगे, वाट एवर ए इन जेड, ए बार इसी में से किसी के बराबर होगा, ए बार इसी में से किसी के बराबर होगा, ठीक है। तो 10 या 100, 0 बार, 1 बार, 2 बार, m-1 बार आर द ओनली कॉन्ग्रुएंस क्लासेज। क्योंकि किसी का भी ले रहे हो तो इसी के तो बराबर आ जा रहा है, किसी भी इंटीजर का ले रहे हो, अभी आप देखें ना, किसी का भी ले रहे हो तो इन्हीं में से किसी के बराबर आ जाएगा ना। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस क्लासेज जो आपको डिस्टिंक्ट दिखेंगे वो इतने ही होंगे, ठीक है। 0 बार, 1 बार, 2 बार, m-1 बार इज आर द ओनली कॉन्ग्रुएंस क्लासेस मॉडुलो यम के रिस्पेक्ट में केवल इतने ही कॉन्ग्रुएंस क्लास आएंगे। तो आर द वनली शब्द को अंडरलाइन कर देना, वनली शब्द को, क्योंकि किसी का भी निकालोगे तो इसी में से किसी के बराबर आ जाएगा, किसी भी इंटीजर का। तो अगर यम के रिस्पेक्ट में आप कॉन्ग्रुएंस क्लास निकाल रहे हो तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, m-1 बार आर द ओनली कॉन्ग्रुएंस क्लासेस मॉडुलो यम। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और किसी का भी निकालोगे तो इनमें से ही किसी के बराबर आ जाएगा। अब जब ये बात समझ गए तो अगर मैं कहूँ m इक्वल टू 10 है तो कितने कॉन्ग्रुएंस क्लासेज ओनली पॉसिबल होंगे? 0 से, हाँ 10, उनकी संख्या 10 होगी, लेकिन वो होंगे क्या? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, इतने ही होंगे आर द ओनली कॉन्ग्रुएंस क्लासेज। बाकी किसी का भी निकालोगे ना, किसी का भी, जैसे 101 का निकालोगे बार 10 के रिस्पेक्ट में तो एक बार ही आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, तो 1 बार ही आ जाएगा। कोई भी निकालोगे ना इसी में से किसी के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब अगर m10 ले रहे हो, दीज आर द ओनली डिस्टिंक्ट कॉन्ग्रुएंस क्लासेज मॉडुलो 10, कॉन्ग्रुएंस क्लासेज मॉडुलो 10। अगर आपको मैं दे दूं m25 है तो कितने डिस्टिंक्ट कॉन्ग्रुएंस क्लासेज आएंगे? 25 आएंगे। और वो होंगे क्या? 0 से लेकर के 24 तक। इनकी संख्या आपको दिख रही है ना कि ये संख्या में m है, ये संख्या, इनकी संख्या आपको दिख रही है ना, ये संख्या में m है। और लोग कह रहे हैं नहीं m-1 दिख रहा है सर, तो यहाँ से m-1 दिख रहा है, एक 0 भी तो है, तो टोटल देखोगे तो संख्या में m है। तो जब मॉडुलो m देखोगे तो डिस्टिंक्ट कॉन्ग्रुएंस क्लासेज m होंगे, और वो क्या होंगे एकदम आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। 0 बार से स्टार्ट करोगे m-1 बार तक, तो कुछ भी दे दे, 70 दे दे, 70 अगर m ले रहे हो तो इसका मतलब 70 कॉन्ग्रुएंस क्लासेज डिस्टिंक्ट होंगे। और कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 बार से 69 बार तक, 0 बार से 69 बार तक। अब नाउ द क्वोशेंट सेट। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो इक्विवेलेंस क्लास, आप कॉन्ग्रुएंस क्लास ही आपका इक्विवेलेंस क्लास है। तो आपने ये शो कर दिया कि अगर यम के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हो, अगर यम लेके चल रहे हो तो दीज आर द ओनली इक्विवेलेंस क्लासेज, 0 बार, 1 बार, 2 बार, m-1 बार। इक्विवेलेंस क्लास को ही कॉन्ग्रुएंस क्लास बोलते हैं इस रिलेशन में। तो अगर यम लेके चल रहे हो तो इतने ही केवल और केवल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आपको इक्विवेलेंस क्लास पता चल जाए तो क्वोशेंट सेट क्या होंगे, क्वोशेंट सेट क्या होंगे। तो देन द क्वोशेंट सेट ऑफ जेड मॉडुलो, क्वोशेंट सेट ऑफ जेड मॉडुलो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, जनरली लिख देते हैं यम के रिस्पेक्ट में, मॉडुलो यम। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हमेशा किसी न किसी यम के रिस्पेक्ट में होगा ना। तो द क्वोशेंट सेट ऑफ जेड मॉडुलो आर, या कभी कभी आप देखोगे आपके पेपर में मॉडुलो यम ही लिख के आ जाता है सीधे, मॉडुलो आर या मॉडुलो यम, क्योंकि आर यम के सहारे ही डिफाइन कर रहे हो। द क्वोशेंट सेट ऑफ जेड मॉडुलो आर या मॉडुलो यम, कुछ भी लिख के आए एक ही बात है। मॉडुलो यम
क्या होता था, इक्वल टू इज, कैसे डिनोट करते थे, x बाई आर, तो यहाँ x की जगह क्या है, z, z बाई आर, यही तो लिखोगे नोटेशन, z बाई आर। और इसमें आता क्या था, z के सारे एलिमेंट का, a बिलोंग्स टू z, z के सारे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास, और यहाँ इक्विवेलेंस क्लास कॉन्ग्रुएंस क्लास है, तो a बार, z के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग a बार। और अभी आप देख लिए हो कि हर a बार r बार के बराबर हो जाएगा, हर a बार r बार के बराबर, तो a बार की जगह लिख दिए r बार, r बार, अभी तो प्रूफ किए हो कि a बार r बार के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो a बार की जगह r बार लिख दिए। और r कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, अगर यम लेके चल रहे हो, तो 0 से लेकर के m-1 तक, तो 0 r इक्वल टू 0 1 2 m-1, यही तो हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, जब यम लोगे तो रिमाइंडर यही तो हो सकते हैं, आप यहाँ मॉडलो यम ही तो लेके चल रहे हो, मॉडलो यम, तो a बार r बार के बराबर होगा, और r आपका 0 से m-1 तक हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब रख दो सारा, जब r इक्वल टू 0 होगा तो 0 बार, r इक्वल टू 0 होगा तो 0 बार, r इक्वल टू 1 होगा तो 1 बार, r इक्वल टू 2 होगा तो 2 बार, r इक्वल टू 3 होगा तो 3 बार, ऐसे कहाँ तक जाएगा, m-1 बार, m-1 बार, m-1 बार। इसका मतलब मॉडुलो m जो कोसेंट सेट आ रहा है, मॉडुलो m जो कोसेंट सेट आ रहा है, उसमें कुल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, m एलिमेंट आ रहे हैं। अब बता भी सकते हो कि प्रिसाइजली वो क्या है वो 0 बार 1 बार 2 बार m-1 बार तक, m-1 बार तक, यही आएगा कोसेंट सेट, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, विच, लिख लो, ये दिखता है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए सब लिखवाना पड़ता है, विच हैज m एलिमेंट्स, हैज m एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स हैं आपके 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार m-1 बार, ये ठीक। अब आपको सारी कहानी बता दिया हूं, वेयर, टेल मी क्विकली 0 बार क्या होगा। अभी 0 बार z बाई आर में कॉन्ग्रुएंस क्लासेज आएंगे, 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार m-1 बार, तो व्हाट इज 0 बार, 0 बार मतलब 0 का इक्विवेलेंस क्लास, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 0 मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, तो 0 बार क्या आएगा, नहीं आप बता पा रहे नोट्स में जाके देख लो a बार बराबर क्या लिखा हुआ है, आप वहां जाओ ना, a बार इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a प्लस एम टी टी बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये लिखा ना गया a बार 0 बार, अब कह रहे हैं 0 बार r बार के बराबर, 0 बार क्या रिमाइंडर के बराबर, रिमाइंडर तो खुद लिखे हो, बेवकूफ़ो तुम लोग समझ नहीं पा रहे, रिमाइंडर तो ऑलरेडी खुद लिख के बैठे हुए हो, तो ये आप किसके रिमाइंडर के बराबर करोगे, ये सारे रिमाइंडर ही तो हैं, जब m से डिवाइड 0 1 2 3 m-1, ये रिमाइंडर ही हैं, अब इनको किसके r बार के बराबर करोगे, ये खुद जब रिमाइंडर है, तो तो 0 बार जो है बेसिकली क्या है, सेट है, जिसमें एलिमेंट आएंगे 0 प्लस एम्प्टी टाइप, 0 प्लस एम्प्टी टाइप। ये मैं बता दूं, जो लड़के पीएचडी भी कर ले रहे हैं अलजेब्रा में, उनको भी नहीं पता हो तो रटे रहते हैं, 0 यानी z बाई आर में 0 बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, m-1 बार, और वहीं उनसे जो ही मैं पूछ देता हूँ बताओ 0 बार क्या है, यार ये सब मत पूछा करो 0 बार क्या है, ठीक है, 0 बार क्या है तो है, ठीक है, 0 बार एक एलिमेंट है z बाई आर का, 0 बार एलिमेंट, लेकिन वो 0 बार दिखता कैसा है, मेरा मानना है वो 0 बार दिखता कैसा है, तो 0 बार इज दिस 0 प्लस एम टी, यहाँ t बिलोंग्स टू z, t बिलोंग्स टू z, यानी 0 बार क्या है, ऐसे सारे इंटीजर्स का सेट, ऐसे सारे इंटीजर्स का सेट जिनको m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 बार इज नथिंग बट द सेट ऑफ all integers which leave remainder 0 when divided by m, तो 0 बार में ऐसे सारे इंटीजर्स आएंगे जिनको m से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए,
अगर आप इसे खोल के देखना चाह रहे हो तो वेरी करा दो, टी को जेड पे वेरी कराओ, टी को जेड पे वेरी करा दो, खोल दो इस सेट को, तो आपका क्या दिखेगा, टी इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा 0, और टी इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा m, राइट 1 टी। भांग खाली हो क्या, सस्ता नशा मत किया करो, सस्ता नशा ठीक। अगर t इक्वल टू 1 रखोगे तो यम आएगा ना, ठीक है, t इक्वल टू 2 रखोगे 2m, t इक्वल टू 3 रखोगे 3m, तो डाट डाट ऐसे आता रहेगा। इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकता है, इस साइड भी आएंगे, t इक्वल टू -1 रखोगे तो क्या आएगा -m, t इक्वल टू -2 रखोगे तो क्या आएगा -2m, डाट 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 और आते रहेंगे ऐसे, ठीक है। इसी टाइप के इंटीजर दिखेंगे, और सबको आप m से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, जो इंटीजर आ रहे हैं वो इसी तरह के दिखेंगे, सबको अगर आप m से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही तो होगा। तो 0 बार में इस तरह के एलिमेंट होंगे, इस तरह के एलिमेंट होंगे। तो जब भी किसी का बार लिखा जाना है तो सिंपल सा तरीका, उसमें एम्प्टी जोड़ देना। जब भी किसी का बार लिखा जाए उसमें एम्प्टी आपको जोड़ देना है, जहां टी वेरी करेगा जेड पे। अब इतना बताने के बाद देखो अभी फिर नहीं बता पाएंगे ये लोग, ठीक। 1 बार क्या होगा बताओ माजिया आदिल, ठीक, बताइए क्या होगा 1 बार क्या होगा। इतना बताने के बाद भी देखो अभी मजा आता है, ठीक है, इतना बताने के बाद 1 बार इज व्हाट, 1 बार इज व्हाट। अच्छा एक तो ये लोगों से पूछ लो तो लगता है कुछ बहुत बड़ी चीज सर पूछ लिए है, आधा तो दिमाग में आ जाता कुछ बड़ी चीज पूछ लिए। सर कुछ बड़ी चीज नहीं पूछे, जो ऊपर बताया वही बताना है। इसको भी आप सस्पेंस में क्यों बता रही हो, गर्व से बताना चाहिए 1 प्लस एम टी, ठीक है 1 प्लस एम टी, ठीक 1 प्लस एम टी, टी वेरीज ओवर जेड। इसका मतलब ऐसे सारे इंटीजर्स का कलेक्शन है जिसको m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच लीव रिमाइंडर, थोड़ा घर पे नोट्स पढ़ा करो, विच लीव रिमाइंडर, विच लीव रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m। यानी ऐसे सारे इंटीजर्स इसमें आ रहे हैं जिनको m से डिवाइड करने पे ये कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा। और जिनको देखना कि वो एलिमेंट दिखेंगे कैसे, तो t को आप वेरी करा दो z के ऊपर, t इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, बीच में लिख लो 1, t इक्वल टू 1 रखो तो क्या आएगा 1 प्लस m, t इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2m, डाट डाट डाट, ठीक है, डाट 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 ऐसे आता रहेगा। और जब t इक्वल टू -1 रखोगे तो क्या आएगा 1 माइनस एम, टी इक्वल टू -1 जब रखोगे तो 1 माइनस एम, टी इक्वल टू -2 रखोगे तो क्या आएगा आपका 1 माइनस 2। ऐसे इधर भी आते रहेंगे, ये इधर भी नहीं रुकेगा उधर भी नहीं, इसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आएंगे। अब इन सबको डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है सबको डिवाइड करने में, सब में ये कट जाएगा 1 आएगा, यहाँ कट जाएगा 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे m से 0 बार भाग जाएगा, 1 ही रिमाइंडर आएगा। तो ये सारे वही इंटीजर है जिनको m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो अगर कोई देखना भी चाह रहा है कि 1 बार में एलिमेंट किस तरह के दिखेंगे तो इस तरह के दिखेंगे। तो 2 बार फिर क्या होगा, उसको ज्यादा 2 बार इज नथिंग बट 2 प्लस एम टी, जहां टी वेरी करेगा जेड पे। अब मैं सब लिख रहा हूं जल्दी जल्दी, जितना समझाना था आपको समझा लिया। 3 बार क्या होगा आपका 3 प्लस एम टी वेरीज ओवर जेड, डाट 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 m -1 बार क्या होगा, लास्ट यही तो है m -1, आप 0 बार से लेके m -1 बार तक ही तो लिखो, तो लास्ट m -1 बार में क्या आएगा, m -1 में एम टी ऐड कर दोगे, m -1 प्लस एम टी वेरीज ओवर जेड। तो जेड बाई आर में जो एलिमेंट हैं उन सबको लिख लिए, ठीक है, उन सबको आप लिख लिए, जेड बाई आर में जो एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको आपने लिख लिया। थोड़ा ऊपर से जाके देखो अपने नोट्स में, तुम्हारे हम तो ऊपर कर रहे हैं। जेड बाई आर में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, यही तो जेड बाई आर था आपका, यही तो जेड बाई आर था, ठीक है। अब जेड बाई आर में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जेड बाई आर में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार m -1 बार, वो खुद अपने आप में सेट हैं, है कि नहीं, खुद अपने आप में सेट हैं। और किसके सबसेट हैं ये सब, 0 बार किसका सबसेट है, जेड का, ये सारे जेड के सबसेट हैं। इसमें इंटीजर्स ही तो आ रहे, साफ साफ लिखो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच लीव रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय m। तो इसमें इंटीजर ही तो आ रहे हैं सब के सब, यानी 0 बार भी जेड है सबसेट का, 1 बार भी जेड है सबसेट का,
2 बार भी सबसेट है जेड का, 3 बार भी सबसेट है जेड, सब मैं नीचे लिखा हुआ 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, m-1 बार, ये भी सबसेट है जेड का। तो जो यहाँ एलिमेंट आ रहे हैं जेड बाई आर में, वो अपने आप में सेट हैं, वो अपने आप में सेट हैं, और किसके सबसेट हैं? जेड के सबसेट हैं, जेड के सबसेट हैं। अब मैं फिर वही आपसे पूछता हूँ कि जेड बाई आर फिर किसका सबसेट होगा? पावर सेट ऑफ जेड का, क्योंकि अगर ये जेड के सबसेट हैं तो एलिमेंट किसके होंगे? पावर सेट ऑफ जेड के। अगर ये जेड का सबसेट है तो एलिमेंट किसका होगा? पावर सेट ऑफ जेड का। अगर ये जेड का सबसेट है तो एलिमेंट किसका होगा? इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो पावर सेट ऑफ जेड से आ रहे हैं, पावर सेट ऑफ जेड से आ रहे हैं। तो अगर इससे आपसे पूछा जाए ये जो सेट लिखे हो जेड बाई आर किसका सबसेट है, तो पावर सेट ऑफ जेड का। ये छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर ये आप समझ रहे हो अपने लेवल पे, बीएससी लेवल पे, तो आप तहलका मचाने वाले हो आने वाले दिनों में। ये बहुत से टीचर बाईपास कर देते, बताते ही नहीं बीएससी पार्ट 1 में। क्यों? क्योंकि उनको भी बड़ी तकलीफ होती है, उनको खुद नहीं 0 बार दिखता है क्या है, ठीक है, 0 बार दिखता ही नहीं क्या है, 1 बार दिखता ही नहीं क्या है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना आपको दिखाते हैं कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को इक्विवेलेंस क्लास दिखा देते हैं, आर को इक्विवेलेंस क्लास दिखा देते हैं, इतना डिटेल स्टडी करते ही नहीं कि इसमें एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है। तो इसको आप पूरा एक बार पढ़ो, ठीक। तो इस केस में जेड बाई आर आपको दिखने लगा क्या है? जेड बाई आर क्या है? 0 बार, 1 बार, m-1 बार। ये तुरंत फटाक से फर्स्ट सेकंड में आना चाहिए। 0 बार, 1 बार, 2 बार, m-1 बार, ठीक है, m-1 बार, ठीक है। अब जब कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जेड पे लेते हो तो जेड बाई आर को डिनोट, जैसे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लास को क्या बोल दिए हो? कॉन्ग्रुएंस क्लास। और इसको बिग ब्रैकेट में ना दिखाकर किससे दिखाए हो? बार से, बार से दिखाए हो। तो उसी तरह से जो यहाँ कोसेंट सेट है जिसको जेड वी डिनोट जेड बाई आर, इसके लिए नोटेशन यूज कर लेते हैं, वी डिनोट जेड बाई आर बाई जेड सबस्क्रिप्ट में यम, यानी जेड बाई आर को इस नोटेशन से डिनोट किया जाता है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के अंतर्गत। यानी जो कोसेंट सेट जेड बाई आर आया है वो देख चुके आप लोग, उसी को अब जेड बाई आर न लिख करके लिखा जाएगा जेडएम, जेडएम। तो 10 अगर ये नोटेशन एडाप्ट कर लिए, 10 जेडएम इक्वल टू क्या होगा? जेड बाई आर को अब जेडएम से दिखा दिए तो जेडएम इक्वल टू क्या होगा? 0, वही जो जेड बाई आर है उसी को जेडएम से दिखा दिए, तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, डॉट डॉट, m-1 बार, ठीक है। अगर आप जेड पे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिए थे मॉडुलो यम के रिस्पेक्ट में, तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है उसको भी बड़े आराम से देख लिए। अब मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ, आज आपको बताया क्या हूँ। आप कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिए थे जेड के ऊपर, जेड के ऊपर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिए थे, फिर आप देखें कि कॉन्ग्रुएंस क्लास दिखता कैसे है, मतलब इक्विवेलेंस क्लास दिखता कैसे है, तो ए बार इक्वल टू ए प्लस एम टी टाइप। फिर आप प्रूव किए कि किसी भी इंटीजर का ए बार निकालोगे तो वो 0 बार, 1 बार, m-1 बार के में से ही किसी के बराबर होगा, इसी में से ए बार इक्वल टू आर बार, रिमाइंडर के बराबर ही होगा। फिर आप कन्फर्म किए कि यम के रिस्पेक्ट में अगर मॉडुलो यम चल रहे हो तो देयर आर ओनली यम डिस्टिंक्ट कॉन्ग्रुएंस क्लासेज, वो क्या होंगे? 0 बार, 1 बार से लेकर के m-1 बार, उन्हीं सबको इकट्ठा कर लिए, वही आपका क्या बन गया? कोसेंट सेट। कोसेंट सेट उन्हीं इक्विवेलेंस क्लासेस को इकट्ठा करते हो तभी तो कोसेंट सेट बनता है, वो आपका क्या बन गया? कोसेंट सेट। और कोसेंट सेट को जेड बाई आर से न दिखा के आप किससे दिखाओगे? जेडएम से। तो जेडएम इज दिस मच। अब जल्दी जब ये कहानी खत्म है, ये इसके बाद ऐसे आप कर देना, जो मुझे आज बताना था, आज बस इतना ही समझाना था। जेडएम आप समझ लो जेडएम क्या होता है। अब मेरा प्रश्न ये है, व्हाट इज जेड टू? व्हाट इज जेड टू? 0 बार, 1 बार, बहुत सही, आप लोग समझ रहे हो, आज का पढ़ाया हुआ सार्थक है। जेड टू में 0 बार, 1 बार, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज जेड थ्री? क्वेश्चन अब आएगा, इज जेड टू इज सबसेट ऑफ जेड थ्री? सोच के बताना। दीज आर द ब्यूटीज ऑफ मैथमेटिक्स, दीज होगा
अच्छा बताओ कितने का नहीं होगा कितने का होगा? बड़ा मजा, मुझे वोटिंग करवाने बड़ा मजा आता है। कितने, पहले लड़कियां, ठीक है, बताओ तुम लोग होगा कि नहीं होगा? Z2 सबसेट है Z3 का? नहीं, बस सामने आपको लिखा गया ये Z2 है, ये Z3 है। आप ही बताए कि Z2 में 0 बार 1 बार आएगा, Z3 में एक कम आएगा, 0 बार 1 बार 2 बार आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या Z2 Z3 का सबसेट है? तो Z2 Z3 का सबसेट होगा अगर इसका हर एलिमेंट उसमें हो। यही तो मतलब है, दिख तो रहा हर एलिमेंट उसमें है। तुम तेज हो, तुमको इन लोगों को क्या दिक्कत हो, मतलब है ना सबसेट। काहे नहीं साथ में है? हमको तो दिख रहा है, चश्मा मैं लगाया हूँ, दिख तुमको नहीं रहा है। ठीक है, दिख तुमको नहीं रहा है। इसका हर एलिमेंट इसमें होना, सबसेट की क्या डिफिनीशन है? Z2 का हर एलिमेंट इसमें, तो 0 बार यहाँ दिख रहा है ना, कलर में चेंज किया हूँ ना, तो 0 बार तो है यहाँ पे ना, और 1 बार यहाँ है, वो भी तो यहाँ है। अब अब तो दिखने लगा कि नहीं है एलिमेंट, तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। वो बोलो वो, हाँ, साथ में क्या मतलब, शादी कराओगे क्या इनकी? साथ में मतलब शादी कराओगे क्या? साथ का मतलब नहीं समझ पा रहे हम, साथ किस सेंस में बोल रहे हो? 0 बार, तो सब एक्स्ट्रा तो है, ये वही तो पूछ रहा हूँ, Z3 में एक्स्ट्रा है, 2 बार एक्स्ट्रा तो है। Z2, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, Z2 इज सबसेट ऑफ Z3, तो Z2 का हर एलिमेंट Z3 में होगा तो ये सबसेट होगा। तो दिख तो रहा है यहाँ एक्स्ट्रा है 2 बार, उससे क्या मतलब, लेकिन Z2 का सारा एलिमेंट तो इसमें है, Z2 का तो सारा एलिमेंट उसमें है। वो तो बड़ा है, ये वो सुपर सेट है। Z2 मैं पूछ रहा हूँ सबसेट है कि नहीं Z3 का? है। क्यों नहीं है, वही तो बिगेस्ट क्वेश्चन, क्यों नहीं है? हाँ ये तुम सही बताओ, तुम्हारा सही 500 रुपये जो कम कर रहा है वो तर जाएगा मेरा, ठीक है, तर जाएगा, ठीक है। ये समझ, ये नोटेशन आप लोग देख के कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ का जो 0 बार है, यहाँ का जो 0 बार है Z2, 0 बार इन Z2, जो 0 बार Z2 में है, 0 बार इन Z2 जब देखोगे तो यम इक्वल टू 2 है ना, यम इक्वल टू 2 है, तो 0 बार यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 2t, 0 प्लस 2t, यही तो होगा 0 प्लस 2t, जहाँ t वैरी करेगा z पे, मीन्स 2t, 0 जोड़ोगे 2t ही बचेगा, 2t, t बिलोंग्स टू z। पीछे वाला भी समझ रहा था लड़का, ऐसा नहीं है, वो भी समझ रहा था, तुम बताए ठीक है, z तो 2t होगा। और जब आप 2t इसको खोलोगे तो इसमें क्या आएगा, जब t वैरी कराओगे तो t इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, t इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 2 के सारे मल्टीपल हैं, 2 के सारे मल्टीपल हैं, t इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, t इक्वल टू -1 रखोगे तो -2 आ जाएगा। तो मैं साथ साथ लिख दे रहा हूँ, 0 आएगा, +-2 आएगा, +-4 आएगा, +-6 आएगा, +-8 आएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? यही आएंगे। जब आप 1 रखोगे तो 2, जब 2 रखोगे तो 4, जब 3 रखोगे तो 6, 4 रखोगे तो 8, जब -1 रखोगे तो -2, तो उनको एक साथ कर लिया प्लस माइनस, -2 रखोगे तो -4, -3 रखोगे तो -6, -4 रखोगे तो -8, सबको एक साथ, यही तो आएंगे इसमें। तो 0 बार इन Z2 ये है, 0 बार इन Z2 ये, नोटेशन एक ही जैसा लग रहा है 0 बार, लेकिन 0 बार कहाँ पे है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। Z2 में जो 0 बार है वो इस तरह से दिखेगा। अब 0 बार इन Z3, 0 बार इन Z3 क्या होगा, 0 बार नोटेशन सेम है 0 बार, लेकिन Z3 के अंदर 0 बार क्या होगा, 0 प्लस 3t, यानी 3t के यानी 3 के मल्टीपल, ठीक है, t बिलोंग्स टू z, t बिलोंग्स टू z, मीन्स इसमें 3t टाइप एलिमेंट आएंगे, t बिलोंग्स टू z, मीन्स अगर t को खोलोगे तो क्या आएगा, 0 +-3 +-6 +++-9 +-डॉट, यही आएगा। कहाँ ये इसका सबसेट है, 0 सब कहाँ, यानी Z2 में जो 0 बार है और Z3 में जो 0 बार है दोनों अलग अलग है ना, बस ये समझना है। Z2 का 0 बार वो नहीं है जो Z3 का 0 बार, Z3 का 0 बार 3 के मल्टीपल हैं, Z3 का 0 बार क्या है, 3 के मल्टीपल हैं, और Z2 का 0 बार जो क्या है वो 2 के मल्टीपल हैं। तो Z2 का 0 बार इज नॉट सेम एज Z3 का 0 बार। लगता है आंखों का धोखा है वो कि 0 बार यहाँ भी है, 0 बार यहाँ भी है, लेकिन Z2 का जो 0 बार है उसमें सब 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, और Z3 का जो 0 बार है उसमें सब 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। इसका मतलब जो Z2 का 0 बार है
ठीक है। Z2 का जो 0 बार है, ठीक है, Z2 का जो 0 बार है, Z2 का, अब तो आप समझ ही गए होगे, Z2 का जो 0 बार है, कुछ लोग समझते, Z2 का जो 0 बार है इज नॉट सेम एज Z3 के 0 बार के। Z3 का 0 बार अलग है, Z2 का 0 बार अलग है, दिखता है ऐसा, नोटेशन एक अडाप्ट किया 0 बार 0 बार, लेकिन यहाँ का 0 बार कुछ अलग है, यहाँ का 0 बार कुछ अलग है। अब आपसे मैं पूछूं Z2 का 1 बार इन Z2 क्या है? 1 बार इन Z2, तो 1 बार इन Z2 1 प्लस 2t, t बिलोंग्स टू Z, ये है। और 1 बार इन Z3 क्या है? तो 1 बार इन Z3 इज नथिंग बट 1 प्लस 3t, t बिलोंग्स टू, क्या ये दोनों सेम है? इसमें 2t प्लस 1 टाइप है, इसमें 3t प्लस 1 टाइप, तो दोनों सेम नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ है, लेकिन यहाँ का जो 0 बार है इस 0 बार के बराबर नहीं है। ये 0 बार, Z3 वाला 0 बार, Z2 वाला 0 बार अलग अलग है, Z2 का 1 बार, Z3 का 1 बार अलग अलग है। तो Z2 इज नॉट सबसेट ऑफ, यहाँ काट देना। इतने डिस्कशन के बाद फाइनल जो लिख लेना, ये क्वेश्चन तुम ही नहीं किसी से पूछना, अभी देखो धड़ाक से बता देंगे वो सब सबसेट है। तो Z2 इज नॉट सबसेट ऑफ Z3, क्योंकि Z2 का कोई भी एलिमेंट Z3 में है या नहीं है, Z3 Z2 इज नॉट सबसेट ऑफ Z2 इज नॉट सबसेट ऑफ Z3। अगर ये बात समझ पा रहे हो तो यकीन मानो, जान लो कि मतलब बहुत बड़ी बात सीखो अपने लेवल पे, ठीक है, अपने लेवल पे। आज आप लोग जाके यही पढ़िएगा, कोई भी ZM किसी भी ZN का सबसेट नहीं होगा, कोई भी ZM किसी भी ZN का सबसेट नहीं होगा अगर M और N बराबर नहीं है, M और N बराबर नहीं। अगर मैं पूछूं Z5 Z7 में कोई कोरिलेशन है, Z5 Z7 में कोई किसी का सबसेट नहीं है, कोई किसी का सबसेट नहीं है, कोई किसी का सबसेट